A very, very good morning to everyone joining in. Today we are going to learn about such a proposal जिसका decision लेते समय the CFO is the most happiest. क्या बात कर रहे हो सर? Yes. Today we are going to understand what is bond refunding. Bond refunding favorable है या नहीं है उसको evaluate कैसे करते हैं in this particular video. ठीक है? So let's start. Let's take a personal example first. Suppose you have taken a home loan 3 years ago. Amount is, for example, 1 crore. Tenure of the home loan is 10 years and the rate of interest which you have agreed with the bank is 12% per annum. ठीक है? नाउ 3 साल पहले मार्केट में होम लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 12% था. Currently, suppose interest rates have gone down and today the home loans are available at current rate home loans are available at suppose 8% per annum. तो आप क्या करोगे? आप पुराना लोन कंटिन्यू करोगे, you will keep paying the additional 4% on it or you will take some decision. Sir, will take some decision. क्या करोगे आप टुडे यू विल गो टू अ बैंक. ठीक है, यू न्यू बैंक. सपोज आपने ये लोन लिया था HDFC के पास से एट 12% पर एनम. ठीक है, आप जाओगे ICICI के पास, आप बोलोगे करंट इंटरेस्ट रेट कितना चालू है? 8% पर एनम चालू है. तो यू विल टेक द अमाउंट फ्रॉम ICICI बैंक एट 8% पर एनम एंड रीपे योर एग्जिस्टिंग लोन जो 12% पर एनम पे चल रहा था. ठीक है, सो आपका हो क्या जाएगा? इफेक्टिवली यू विल बी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ICICI बैंक नाउ फॉर द अमाउंट ऑफ लोन बट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. इससे होगा क्या? फॉर द नेक्स्ट 7 years आपका जो रिमेनिंग टेन्योर है यू विल सेव 4% ऑन 1 crore. मतलब बेसिकली यू विल बी सेविंग ऑन 4 lakh rupees every single year. So what we have done in this example is we have replaced an expensive loan with a cheaper rate loan and that is known as refinancing. ठीक है, क्या वर्ड यूज किया मैंने? रीफाइनेंसिंग. जस्ट लाइक अपन ने ये एग्जाम्पल में रीफाइनेंसिंग किया, वैसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग कॉर्पोरेशंस लाइक रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ये लोग भी बॉन्ड्स इशू करते हैं. नाउ सपोज इफ दे हैव इशूड अ बॉन्ड एंड उस टाइम पे मार्केट इंटरेस्ट रेट्स वर 10%, सो उन्होंने 10% पे बॉन्ड इशू किया, बट बॉन्ड का टेन्योर इज 10 years फॉर एग्जाम्पल एंड 3 years बाद मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7%. So they will also consider to refinance their bonds because they can issue the new bonds at 7% rather than paying the original 10% per annum. Clear? And companies के केस में when they do this refinancing, it is known as bond refunding. Bond refunding. ठीक है? अभी इसको evaluate कैसे करते हैं वो सीखते हैं. सर, अगर कंपनी ने 100 crore के बॉन्ड इशू किए 3 years ago and the total tenure of the bond is 10 years. करेक्ट? सो मतलब रिमेनिंग टेन्योर कितना बचा है? 7 years बचा है. कंपनी ने जो कूपन रेट कोट किया है वो 10% पर एनम है क्योंकि उस टाइम पे रेट्स 10% चल रहे थे. What are the current rates going on? Current rates going on, sir, is 7% per annum. ठीक है, तो 3% का डिफरेंस है. अगर मैं नए बॉन्ड्स इश्यू करूं एट 7%, वो पैसा लेके पुराने बॉन्ड्स का रीपेमेंट कर लूं तो एवरी ईयर आई विल बी सेविंग 3% ऑफ माई इंटरेस्ट कॉस्ट. बट सर क्या व्हाट हैपेंस इज, अगर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता ना तो एवरी कंपनी विल frequently do this bond refunding का decision.
but there are some other considerations which you need to evaluate, take factor in. क्या है सर वो? So एक काम करते हैं, I'll make 2 parts. सीधा हाँ. So right side में what I have done is I have taken the benefit. What benefit we'll get? We'll get the benefit of reduction in the future interest outflow. Correct? But there are certain costs which you need to incur as on today if you want this future benefit. Sir वो क्या है? अभी suppose आपने बॉन्ड कितने में इशू किया था? 100 रुपीज में इशू किया था. वो रिडीम कितने पे होने वाला था? 100 रुपीज में होने वाला था. जो इन्वेस्टर्स है उनको करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? 10% पर एनम. मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चालू है? 7% पर एनम. अगर आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे एंड उनको बोलोगे दैट वी वांट टू रिकॉल दिस बॉन्ड, क्या बोलते हैं? रिकॉल दिस बॉन्ड्स. तो इन्वेस्टर बोलेगा आई एम गेटिंग अ एडिशनल बेनिफिट राइट नाउ. If you want to recall, you have to pay me certain premium. I would not give away the bonds at the face value. I want certain premium because I am giving it to you at a early stage before maturity. So उसको अपन बोलते हैं call premium. जो additional amount which you'll have to pay over and above the face value because you are calling the bond before maturity is known as call premium. वो पे करना पड़ेगा. ठीक है सर. फर्स्ट ये आउटफ्लो होगा. आउटफ्लो मैंने रेड में लिखा है एंड जो बेनिफिट्स है वो ग्रीन में लिखा है. ठीक है. दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि सी वेन एवर यू आर इशूइंग अ न्यू बॉन्ड्स, ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपने डिक्लेयर किया एंड बॉन्ड्स का पैसा आ गया. देर इज अ वेरियस फ्लोटेशन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इशू जो होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको अंडर राइटर्स रहेंगे, अंडर राइटर्स का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. देयर वुड बी मर्चेंट बैंकर्स, देन अंडर राइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स होएंगे, उनकी फीस पे करनी पड़ेगी. सो इशू करते समय यू विल हैव फ्लोटेशन कॉस्ट. करेक्ट. तो वो भी बेयर करना पड़ेगा. ठीक है सर. फ्लोटेशन कॉस्ट और न्यू बॉन्ड्स वो भी बेयर करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ऐसा तो नहीं है कि न्यू बॉन्ड्स आज के आज इशू किए एंड तुरंत ओल्ड बॉन्ड्स का रिपेमेंट कर दिया. एवरीथिंग गोज थ्रू अ प्रोसेस. इट नीड्स अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. एक पर्टिकुलर टाइम लगता है. सो बहुत बार देयर विड बी एन ओवरलैपिंग इंटरेस्ट. ओवरलैपिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? सपोज मैंने आज से आज आई मेक एन इशू, मेरे पास पैसा 15 डेज में आता है ऑफ द न्यू बॉन्ड्स. जैसे वो न्यू बॉन्ड्स का पैसा आएगा एंड जब मैं ओल्ड बॉन्ड्स को रीपे करूंगा इन इट्स एंटायरी, पूरे प्रोसेस स्टार्ट टू एंड देयर माइट बी अ पीरियड ऑफ अ मंथ और 2 months जहां पे दोनों बॉन्ड्स आर इन एग्जिस्टेंस. तो वहां पे यू हैव एन ओवरलैपिंग इंटरेस्ट. सो वो भी मेरा एडिशनल कॉस्ट हो जाता है. ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स. क्लियर? ठीक है. सो आई हैव टेकन माई आउटफ्लोज ऑन द लेफ्ट साइड एंड आई हैव टेकन माई फ्यूचर सेविंग्स ऑन द राइट साइड. बट this outflow is as on today, correct? And this future savings is in the future. तो क्या मैं इनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते हो. बेसिक्स ऑफ AFM फर्स्ट लेक्चर. What I'll have to do is, for doing a apple to apple comparison, मेरे को ये future interest savings को I'll have to bring it to today, discounting it at a respective rate. मतलब ये जो फ्यूचर में सेविंग्स होने वाले हैं, मेरे को फाइंड आउट करना है कि उसका एज ऑन टुडे वैल्यू कितना है, सो दैट आई कैन कंपेयर विद द आउटफ्लो एज ऑन टुडे. एंड अगर सपोज एज ऑन टुडे द फ्यूचर सेविंग्स का वैल्यू इज मोर देन द आउटफ्लो एज ऑन टुडे, आई विल टेक द डिसीजन ऑफ बॉन्ड रिफंडिंग. इफ नॉट, आई विल गिव अवे, मतलब आई वोंट गो अहेड विद द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन. क्लियर? बस इतना ही चाहिए बॉन्ड रिफंडिंग में, और कुछ भी नहीं है.
नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट है, बच्चा कहां पे कंफ्यूज होता है, मतलब बच्चा कहां पे कंफ्यूज होता है पता है क्या सर? टैक्सेशन बेनिफिट कैसे लेना है, टैक्स शील्ड वाले जो एडजस्टमेंट्स रहते हैं ना, वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे क्रिएट सम ब्लंडर्स। उसके वजह से इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट यूल एंड अप लूजिंग मार्क्स इफ यू मेक वन सिली कैलकुलेशन मिस्टेक। नाउ अभी कॉल प्रीमियम जो है, जो आप पे करने वाले हो टू द ओल्ड बॉन्ड और डिबेंचर होल्डर्स, यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट एज ऑन टुडे, बट टैक्सेशन में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। सो इफेक्टिवली आपका जो कॉस्ट है दैट इज नॉट द एंटायर कॉल प्रीमियम यू हैव पेड, योर एक्चुअल में कॉस्ट इज 1 माइनस टी। क्यों 1 माइनस टी सर? क्योंकि सी अगर टैक्स रेट 30% है ना, तो अगर कॉल प्रीमियम आपने 100 रुपीज पे किया, आपका वो टैक्स डिडक्टेबल है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो 100 रुपीज पे 30% आपका ऐसे भी सेव हो जाएगा टैक्स के फॉर्म में। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना हुआ? 70 रुपीज इज ओनली और इफेक्टिव कॉस्ट। सिमिलरली सर उस हिसाब से ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ऑन द इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स, उस पे भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यस उस पे भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इसको भी इंटू 1 माइनस टी करे क्या? नहीं 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 नहीं, यहां पे ये गलती मत करना। क्यों? फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स जो भी आपने इंकर किया है ना, उसका टैक्स बेनिफिट जो टेन्योर रहेगा, सपोज रिमेनिंग 7 ईयर्स, अगर मैं यहां पे लिखूं दिस इज 0, दिस इज ईयर नंबर 7, जो रिमेनिंग 7 ईयर्स है आपके जो न्यू बॉन्ड्स इशू हुए, उसको अमोर्टाइज होगा। वॉट एवर इज द फ्लोटेशन कॉस्ट दैट विल बी अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स एंड उस रिस्पेक्टिव ईयर में अमोर्टाइज अमाउंट पे यू विल गेट द टैक्स बेनिफिट। इसलिए मैंने यहां पे इंटू 1 माइनस टी नहीं करूंगा। क्लियर? क्लियर सर, समझ गया। अभी एक चीज ध्यान रखना, सिमिलरली ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स है, हो सकता है क्या रहेगा ही, I would have incurred flotation cost on the issue of old bonds। 3 साल पहले जब मैंने बॉन्ड्स इशू किए तब मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर किया, करेक्ट सर? हाँ सर। उस टाइम पे मेरे को बेनिफिट एवरी ईयर मिल रहा है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, सपोज माय इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट was 20 करोड़, तो मैं इसको अमोर्टाइज करने वाला था। बॉन्ड का टेन्योर कितना था? 10 ईयर्स, मतलब 2 करोड़ every year I was going to claim, I was claiming a deduction of the expenditure unamortized amount का। Now 3 साल हो गए तो मैंने है ना 6 करोड़ का क्लेम किया रहेगा फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर टैक्सेशन पर्पस एज डिडक्शन। द रिमेनिंग 14 करोड़, since I am repaying the entire old bonds, I can claim the entire deduction now, the unamortized amount. So this would be a benefit, टैक्स बेनिफिट। इसको अपन और फैंसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टैक्स शील्ड ऑफ अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये कैसे निकालते हैं? अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट इनटू टैक्स रेट। बहुत बार बच्चा कहां पे कंफ्यूज होता है पता है सर? कब इंटू टी करना है और कब इंटू 1 माइनस टी करना है। बहुत सिंपल लॉजिक बोलता हूं, जब भी आपको चेक करना है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है आपने और वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, तो अगर आपका इफेक्टिव आउटफ्लो कितना है एज ऑन टुडे, तब अपन इंटू 1 माइनस टी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपन ने कॉल प्रीमियम पे किया, कॉल प्रीमियम पे करने वाला हूं मैं, इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर एज ऑन टुडे। तो आई वांट टू कैलकुलेट कि मेरा नेट इफेक्टिव आउटफ्लो कितना है, तो मैंने 1 माइनस टी किया। बट सपोज आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट जो पुराने बॉन्ड्स है उनका फ्लोटेशन जो कॉस्ट है वो उसी टाइम इंकर कर लिया रहेगा एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, बट आई एम गोइंग टू गेट द टैक्स बेनिफिट नाउ।
आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट द टैक्स बेनिफिट अमाउंट, तो मैं क्या करता हूं, अनअमोर्टाइज्ड इनटू टी करता हूं, ठीक है, डन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड, ये सब प्लस माइनस करने के बाद आई विल गेट द नेट आउटफ्लो as on today. Then what I'll do is I'll bring this future savings as on today. So present value of future savings, दोनों को कंपेयर करूंगा. I'll find the difference amount. अगर फ्यूचर सेविंग्स का प्रेजेंट वैल्यू इज हायर, I'll go ahead with the bond refunding decision. अगर आउटफ्लो एज ऑन टुडे इज मोर, देन आई वुड नॉट गो अहेड विद द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन. दैट्स इट, वेरी सिंपल. ठीक है, चलो एक बार नोट्स पे आओ. नाउ बॉन्ड रिफंडिंग, it is a process where a company calls or redeems its existing high coupon rate bonds before their maturity date and replaces them by issuing new bonds at lower coupon rate. बच्चों एक सेकेंड, I just have some water. पता है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट बोलता हूं. For a company to be able to call bonds, there should be a callable clause. क्या वर्ड यूज किया मैंने? The bonds should be callable. आपके अग्रीमेंट में ये स्टिपुलेटेड होना चाहिए कि द कंपनी कैन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इश्यू कॉल बैक द बॉन्ड्स बाय पेइंग अ सर्टेन प्रीमियम. अगर वो है क्लॉज, देन ओनली यू कैन कॉल बैक, अदरवाइज यू कैन नॉट कॉल बैक द बॉन्ड्स बिफोर मेच्योरिटी. ठीक है. नाउ सर डिसीजन कैसे लेते हैं? पहले तो आप है ना इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होने वाला एज ऑन टुडे वो निकाल लो. सर वो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इश्यू करोगे, उससे कितना पैसा आएगा? जो पुराने बॉन्ड्स है जो मैं रिडीम कॉल बैक कर रहा हूं, उसका फेस वैल्यू कितना है. ठीक है. जनरली अगर आपका, सर आपने बोला था कि अगर 100 का बॉन्ड्स है तो यू विल हैव टू गिव सम प्रीमियम, सपोज 5, तो आप 105 में वो कॉल बैक करोगे. तो इधर 105 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने कॉल प्रीमियम अलग से लिया, फिलहाल मैंने सिर्फ फेस वैल्यू लिया. तो सपोज आपके 100 करोड़ के बॉन्ड्स है जो आप कॉल बैक कर रहे हो, एंड आपने न्यू इश्यू भी 100 करोड़ का किया है. ठीक है, तो ये आपका नेट ऑफ हो जाता है. तो जनरली ये दो steps, even if you don't do, it's okay, provided the face value of the bonds which you are calling back and the gross proceeds from the new issue, if both are equal. तो next step, sir call premium on old bonds वो पे करना पड़ेगा as on today, और उसका पूरा टैक्स बेनिफिट अपन को अभी मिलेगा. सो माई इफेक्टिव कॉस्ट इज कॉल प्रीमियम इंटू 1 - t. फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड में ऐड करता हूं, दिस विल बी एन एडिशनल आउटफ्लो. इंटू 1 - t क्यों नहीं किया? बिकॉज इसका टैक्सेशन टैक्स शील्ड आई विल गेट इन द आई विल अमोर्टाइज्ड ओवर द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड्स. अच्छा, और एक बेनिफिट क्या है? टैक्स बेनिफिट और टैक्स शील्ड ऑन अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, जो अपन ने 20 CR वाला एग्जांपल लिया था अपने केस में. सो व्हाट आई विल डू इज, हाउ मच इज द टैक्स बेनिफिट अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट इनटू t. And I have to, for smooth effective transition, there would be an overlapping interest for the period जहां पे दोनों bonds are outstanding. So overlapping interest में less करता हूं. यहां पे भी बच्चा कभी कभी गलती क्या करता है पता है? ओवरलैपिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है ऑन द न्यू बॉन्ड्स. भाई अपन ओल्ड बॉन्ड्स को ज्यादा देर तक विल बी क्या बोलते हैं, repaying the old bonds after a month or 2 after issue of new bonds. यहाँ पे हमेशा we take the interest on old bonds into 1 - t. क्यों किया? Because interest is tax deductible expenditure, तो उसका भी benefit मिलेगा. So इससे आपको क्या मिलता है? You get the initial outflow as on today जो आपका होगा. ठीक है सर, अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को फ्यूचर में क्या सेविंग्स हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना है. How will I calculate that?
पहले तो एक काम कर लो, अगर मैं ओल्ड बॉन्ड ही कंटिन्यू करता तो उस केस में मेरा इफेक्टिव आउटफ्लो कितना है पहले वो निकाल लेता हूं. सर वो कैसे निकालेंगे? कैश आउटफ्लो अंडर ओल्ड बॉन्ड, एक तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस जो अनअमोर्टाइज डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा उसका भी बेनिफिट मिलेगा, ओनली द टैक्स बेनिफिट वो मैं ले लेता हूं. So I'll get the outflow which I'll have to do if I keep continuing with the old bond. Now suppose, so ये मेरा outflow under old bond आ गया. Now I'll also calculate कि अगर मैं new bond issue करता हूं तो उसमें effective outflow every year क्या आएगा. So that would be the interest at the new rate. ठीक है, less tax saving on amortization of discount and tax saving on amortization of flotation cost. So ये मेरा आता है outflow under new bond. मैं compare करता हूं कि how much am I able to save in my after tax cash outflow every year if I go ahead with new bonds. So what I'll do is this minus this. See बच्चों सिंपल है, यहाँ पे हमेशा टैक्स आउटफ्लो अंडर न्यू बॉन्ड ज्यादा आना चाहिए, तभी आप बॉन्ड रिफंडिंग का डिसीजन के बारे में सोचोगे. अगर टैक्स आउटफ्लो अंडर न्यू बॉन्ड ज्यादा आ रहा है तो आप कभी बॉन्ड रिफंडिंग का सोचोगे ही नहीं. सो माय एनुअल नेट कैश सेविंग्स इज 1 - 2. 1 मतलब क्या? आउटफ्लो अंडर ओल्ड बॉन्ड माइनस आउटफ्लो अंडर न्यू बॉन्ड. ठीक है सर, बट ये जो सेविंग आएगा ये फ्यूचर में आने वाला है. I want to find what is the economic value of all the future savings as on today. So how will I do that? I'll find the present value of this savings. Sir, एक क्वेश्चन है, बोल बेटा. आप हमेशा बोलते हो कि जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है तो यू नीड अ डिस्काउंट रेट, करेक्ट? तो सर इसमें डिस्काउंट रेट क्या लेंगे? एट व्हाट रेट we will find the present value of this future savings? Very good question. Now see, पूरे finance में there is a logic. What is the logic? What is the thumb rule? Whenever you have to discount a certain cash flows, just a moment, huh? Whenever you have to discount certain cash flows, वो cash flows को वो rate पे discount करना चाहिए which completely demonstrates the risk attached to it. क्या बोला मैंने? The cash flows which you are discounting should be discounted at such a rate which demonstrates the risk attached to those cash flows. मतलब अगर suppose मैं आपको बोलता हूं, आपको मैं 3 रेट्स देता हूं, 2 रेट्स देता हूं. फॉर एग्जाम्पल पहले KE एंड WACC. KE मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, करेक्ट? क्या मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेना चाहिए टू डिस्काउंट ऑल दिस कैश फ्लोज? नहीं सर. क्यों? ये ब्लंडर हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हेन फॉर कैश फ्लोज विच आर अनसर्टन. ये जो कैश फ्लोज है दोज आर कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड, तो इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, इसमें वो रिस्क अटैच नहीं है. अगर मैं WACC लेता हूं तो WACC is what? Weighted average cost of capital, which is a weight given to your cost of equity and cost of debt. तो वो भी गलत हो जाएगा. So what I should be doing, I should be discounting the cash flows at the after tax cost of debt. ठीक है? At what rate should I be discounting? I should be discounting the cash flows at after tax cost of debt of the company. अगर एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है द कंपनीज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%, तो यू टेक दैट. अगर नहीं दिया हुआ है तो व्हाट इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? मार्केट में you are able to issue the new bonds at 7% per annum, correct? So that becomes your cost of debt. So 7% into 1 minus t will be your after tax cost of debt. So आप वो रेट पे डिस्काउंट कर लेना. Clear sir? So PV of annual cash flow savings minus initial cash outflow, what you will have is the net present value. Simple.
बॉन्ड रिफंडिंग इज रिकमेंडेड इफ एनपीवी इज पॉजिटिव. क्लियर? ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. कॉल प्रीमियम को अपन टैक्स बेनिफिट क्यों लेते हैं, और फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स है उसका टैक्स बेनिफिट आगे जाके मिलता है, इसलिए अपन अभी नहीं लेते. एंड फॉर एवरीवन हु गेट्स कंफ्यूज्ड कि कब इंटू टी करना है, इंटू 1 माइनस टी करना है, आई हैव आल्सो गिवन अ चार्ट के हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स फॉर डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर. So if you want to compute effective outflow, that is after tax outflow, तो cost into 1 minus t, for example interest and call premium. But if you just want to compute the tax saving on your expenses, what you do is you directly do cost into tax rate. Clear? Chalo, that's it for the bond refunding thing. What we will do is ICI module का अपन एक question लेते, so we'll understand better through a practical example. ठीक है? चलो एक सेकेंड. चलो, नाउ विल टेक वन क्वेश्चन. ICI मॉड्यूल बॉन्ड रिफंडिंग. बॉन्ड रिफंड. Question number 25. Let's start with question number 25. चलो. ABC Limited has 300 million 12% bonds outstanding with 6 years remaining to maturity. Balance period कितना है? 6 years. Since interest rates are falling, ABC is contemplating of refunding these bonds with a 300 million issue of 6 years bond carrying a coupon rate of 10% per annum. उनका per annum interest कितना save होगा? 2% per annum. Issue cost of the new bond will be 6 million and the call premium is 4%. मतलब जो भी face value है उस पे 4% you'll have to pay additional to recall the bonds. 9 million being the unamortized portion of the issue of old bonds can be written off no sooner the old bonds are called off. So as soon as the old bonds are called off, you can write off that amount and you can claim the tax benefit of it. Marginal tax rate is 30%. You are required to analyze the bond refunding decision. ठीक है? So let's do one thing. पहला वाला, first what will compute? Initial outflow. Initial outflow as on today. See, आप 300 million के bonds issue करने वाले हो. So you'll get 300 million. Gross proceeds is 300 million. And the face value of bonds which you are calling back is also 300 million. So I'm eliminating the first two steps. ठीक है? Next is what I'll have to do is I'll have to make the payment of call premium. Call premium. एक सेकेंड ना, इसको अपन साइड में लेते हैं. ए भाई चलना. हाँ. So call premium is how much? 4%. अपन सब मिलियंस में करते हैं. हाँ, 300 million इंटू 4%. दिस विल बी अ कॉल प्रीमियम. इसके ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा. सो योर इफेक्टिव आउटफ्लो विल बी 1 माइनस 0.3. तो ये कितना आता है? 300 इंटू 4% इंटू 0.7. 8.4 रुपीज इन मिलियन. ठीक है? ये आपका कॉल प्रीमियम पे हो गया.
उसके बाद यू विल ऑल्सो हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स. सो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स कितना दिया हुआ है? फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन. सो ये 6 मिलियन. इस पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा? अभी नहीं सर, इसमें टैक्स का जो टैक्स बेनिफिट है वो आगे जाके मिलेगा. ठीक है. और उसके बाद हाँ एक टैक्स बेनिफिट मिलेगा सर, जो पुराने बॉन्ड्स इशू किए थे ना उसका एज ऑन टुडे जो भी अनअमोटाइज्ड अमाउंट रहेगा उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा. सो टैक्स शील्ड ऑफ अनअमोटाइज्ड अमाउंट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, उसका अमाउंट कितना है? 9 मिलियन. तो 9 मिलियन इंटू 0.3 बराबर, दैट इज 2.7. सो टोटल आउटफ्लो, total initial outflow as on today is 8.4 plus 6 plus 2.7 is 17.1. Clear? Now what next we'll calculate is what will be my future annual नेट सेविंग्स. वो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय एनुअल कैश फ्लो, और टू बी मोर स्पेसिफिक कैश आउटफ्लो अंडर ओल्ड बॉन्ड. ओल्ड बॉन्ड में व्हाट वाज माय कैश आउटफ्लो? एक तो इंटरेस्ट था. इंटरेस्ट कितना था? 300 मिलियन इंटू 12% इंटू 1 माइनस टी, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है. तो इफेक्टिव आउटफ्लो वॉज 300 इंटू 12% इंटू 0.7 विच वॉज 25.2 प्लस और क्या आउटफ्लो था सर? और कोई आउटफ्लो नहीं था. बट मेरे को जो फ्लोटेशन कॉस्ट है पुराने बॉन्ड्स का अनअमोटाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 9 मिलियन है. किधर गया? हाँ सॉरी, इट इज 9 मिलियन विच वॉज गोइंग टू बी अमोटाइज्ड फॉर द रिमेनिंग 6 years. करेक्ट? तो एवरी ईयर मेरे को उसका बेनिफिट मिलता था. टैक्स बेनिफिट इसको मैं लिखेगा टैक्स बेनिफिट ऑन अमोर्टाइजेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट. सो 9 मिलियन डिवाइड बाय 6 इंटू 0.3. So I was receiving a tax benefit of 0.45. So my effective outflow is 24.75 अगर मैं ओल्ड बॉन्ड ही कंटिन्यू करता हूं. नाउ व्हाट आई विल कैलकुलेट नेक्स्ट इज बी annual outflow after tax अंडर न्यू बॉन्ड्स. सबसे पहले तो इंटरेस्ट का आउटफ्लो है. इंटरेस्ट का आउटफ्लो कितना होगा सर? 300 मिलियन इंटू 10% इंटू 0.7, क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल है. तो आई वांट टू फाइंड द इफेक्टिव आउटफ्लो. 300 इंटू 10% इंटू 0.7, तो मेरा इफेक्टिव आउटफ्लो 21 है. नाउ ये जो अपन ने फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर किया है ऑन द इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स,
ये भी अमोर्टाइज होगा ओवर 6 years, तो इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा. सर इसका टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा? टैक्स बेनिफिट ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट अमोर्टाइजेशन. सो टोटल कितना है? 6 million है फॉर 6 years. तो एवरी ईयर 1 million का अमोर्टाइजेशन होगा इंटू 0.3. तो 1 इंटू 0.3 इज 0.3. तो आपका आउटफ्लो कितना होता है? ये आपको बेनिफिट है. सो ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया. सो इफेक्टिव आउटफ्लो इज 20.7. आपका अंडर ओल्ड बॉन्ड्स कितना हो रहा था इफेक्टिव आउटफ्लो एवरी ईयर? 24.75. न्यू बॉन्ड्स के अंडर कितना हो रहा है? 20.7. सो सी annual net after tax savings कितना है? 24.75 माइनस 20.7. यह आ गया आपका 4.05. करेक्ट. Now 4.05 का सेविंग इज एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 6 years. तो आई वॉन्ट टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सेविंग्स. नाउ दिस इज अ एन्युटी बिकॉज अ सीरीज ऑफ सेम कैश फ्लोज ऑफ इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल आई एम गोइंग टू रिसीव. करेक्ट. तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालता हूं. फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स ऑफ एएफएम. सो present value of annual savings. So what I'll do is 4.05 into present value annuity factor. अभी इसमें है ना क्वेश्चन में, इफ यू सी, एक सेकेंड, क्वेश्चन में have they provided you with what is the after tax cost of debt? नहीं दिया हुआ है. लेकिन मेरे को मालूम है कि द कंपनी हैज इशूड द न्यू बॉन्ड्स एट 10% per annum. So that I'll consider as cost of debt of the company. So 10 into 0.7. So 7% is the after tax cost of debt. So my discounting will take place at 7% for 6 years. इज इक्वल टू 4.05 इंटू वट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर. कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइड बाय 1.07 इज इक्वल टू एम प्लस, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया फर्स्ट ईयर का, इज इक्वल टू एम प्लस सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. एमआरसी क्या आया? 4.7665. सर डिस्काउंटिंग फैक्टर, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4.7665 आया. मतलब क्या है? बोल 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 बेटा. मतलब ये है कि इफ आई रिसीव 1 rupee एट द एंड ऑफ एवरी 1 year फॉर 6 years, तो टोटल को कितना मिला? 6 rupees. बट उसका वैल्यू एज ऑन टुडे इज 4.7665. तो द वैल्यू ऑफ 4.05 million वुड बी 19.30 millions is the value of the future savings. But what is my initial outflow? My initial outflow is this. अरे यहाँ पे अपन ने गड़बड़ की. क्या सर, क्या तुम ध्यान नहीं रखते हो भाई? ऐसे सिली मिस्टेक नहीं करने का. टैक्स शील्ड ऑफ अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ये बेनिफिट अपने को मिला है. सो आर इफेक्टिव आउटफ्लो एज ऑन टुडे इज क्या यार? आई वॉज चेकिंग वेदर यू आर कीपिंग योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे माती नहीं खाने का एग्जाम में. सो अपना आउटफ्लो एज ऑन टुडे कितना है? 11.7. What is the benefit I am getting? 19.30. So present value
of savings is 19.30 minus initial outflow कितना है मेरा as on today? सर इनिशियल आउटफ्लो इज 11.70. सॉरी हमने माती खाई. 3 minus 11.70. तो आपका आंसर कितना आया? 7.6. दिस इज द net present value as on today is 7.6. So as on today it's a benefit of 7.6 million and therefore I'll go ahead with the bond refunding decision. Clear? समझा सबको? चलो, that's it for the bond refunding part. I'll see you in the next lecture. तब तक रिवाइज करते रहो. Bye bye, take care, all the very best.